के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, एडिशनल सर्वे की मांग खारिज, हाईकोर्ट जाने की तैयारी। सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा, 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मिलेगी 24 घंटे बिजली। त्योहारों को लेकर हुआ बड़ा फैसला। अयोध्या में दीपोत्सव में संगीत की धुन पर जमकर होगी आतिशबाजी। आतिशबाजी का 5 किलोमीटर दूर से दिखेगा नजारा। महाकुंभ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक, श्रद्धालुओं पर्यटकों को सुविधा देने को सरकार प्रयासरत। यूपी में दिखा दाना चक्रवात का असर, कई जिलों में हुई हल्की बूंदाबांदी, आज भी मौसम रहेगा खराब। यूपी में पैर पसारने लगा डेंगू मरीजों की बढ़ने लगी संख्या। मैनपुरी में 5 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें, वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका निरस्त हो गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी केस से जुड़ी अहम जानकारी। जहां ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। वाराणसी से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग खारिज हो गई है, जिससे हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है, जिसमें अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग की गई थी और इसी याचिका को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। याचिका निरस्त हो गई है। अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रार्थना पत्र को खारिज है। बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहां दीपोत्सव में संगीत की धुन पर होगी आतिशबाजी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आतिशबाजी का 5 किलोमीटर दूर से नजारा दिखेगा। सीएम योगी के नेतृत्व में भव्य होगा 8वां दीपोत्सव। अयोध्या से अहम जानकारी की पैड़ी पर होगा भव्य ग्रीन आतिशबाजी शो। आसमान में 600 फीट ऊपर तक होगी आतिशबाजी। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 1500 मीटर के स्ट्रेच पर ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आसमान में 600 फीट ऊपर तक होगी आतिशबाजी। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की होगी सुविधा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, महाकुंभ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक, श्रद्धालुओं पर्यटकों को सुविधा देने को सरकार प्रयासरत है। प्रयागराज से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां टूरिज्म विभाग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट करवाएगा उपलब्ध, पर्यटकों को नया अनोखा अनुभव देगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और श्रद्धालुओं पर्यटकों को सुविधा देने का लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां
पर्यटकों को नया अनोखा अनुभव देगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। प्रयागराज से अहम जानकारी, महाकुंभ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की होगी सुविधा। महाकुंभ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। श्रद्धालु पर्यटकों को सुविधा देने को सरकार लगातार प्रयासरत है। महाकुंभ 2025 को लेकर लगातार तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। दिवाली जो 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है, इस साल धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर लोग दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत करते हैं। दिवाली से 2 दिन पहले मनाए जाने वाले धनतेरस ने इस त्योहार की शुरुआत का संकेत दिया है। धनतेरस, जिसे स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी के सम्मान में मनाया जाता है, इस दिन कीमती सोने चांदी या धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार धनतेरस की पूजा के लिए एक खास मुहूर्त भी निर्धारित किया जाता है, जिसे ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु इस दिन का महत्व समझते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली का त्योहार 14 साल वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने का प्रतीक है। माना जाता है कि उस समय लोगों ने दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। ये रोशनी के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। इसे स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी के सम्मान में मनाया जाता है। धनतेरस पर कीमती सोने चांदी या धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ज्योतिषों के मुताबिक धनतेरस की पूजा करने का खास मुहूर्त है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही भगवान धन्वंतरी का प्राकोत्सव मनाया जाता है अब की बार, और यह पूजा प्रदोष काल में होती है। अब की बार 30 अक्टूबर को मध्याह्न बेला में 1:12 तक त्रयोदशी है, इसलिए त्रयोदशी अर्थात धनतेरस 29 अक्टूबर शुभ दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इसकी पूजा का मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार सायंकाल 6:19 से लेकर के 8:15 तक है। 10:51 के बाद से त्रयोदशी लग जा रहा है, तो प्रदोष व्यापनी ही धनतेरस मनाई जाती है और इनका पूजन आदि किया जाता है। षोडशोपचार पूजन करें, अर्धपाद्य आचमन स्नान आदि करा करके भगवान धन्वंतरि का ध्यान पुष्प आदि चढ़ा करके फल मीठा आदि नैवेद्य आदि भोग भी बना करके, और विशेष करके प्रदोष व्यापनी में लक्ष्मी की आराधना करें तो धन्वंतरि आज के दिन धन्वंतरि की कृपा विशेष होती है। ज्योतिषों के मुताबिक दिवाली के दिन भी देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का समय तय है। दीपावली महापर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसके पूजा का जो मुहूर्त है, अमावस्या तिथि के आरंभ होने के ठीक 7 मिनट के बाद से ही 3:40 से ही पूजा का आरंभ शुभ मुहूर्त है। जो लोग अपने प्रतिष्ठान की पूजा करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि 3:40 पर अपने प्रतिष्ठान की, जैसे नवीन प्रतिष्ठान है या दुकान है, उसकी पूजा कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व सायं 5:15 से लेकर के 8:55 तक विशेष मुहूर्त है। इस वर्ष दीपावली दीपमालिका उत्सव कार्तिक कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी 3:11 तक 31 तारीख को है और उसके बाद अमावस्या लग रही है। तो प्रदोष व्यापनी और रात्रि व्यापनी अमावस्या तिथि में ही लक्ष्मी आदि पूजन किया जाता है। गोधूली बेला में इसका पूजन होना चाहिए, क्योंकि इसमें गोधूली में ही राक्षसों की गति जो है तेज होती है, और जब हम अपने दरवाजे पर दीपमालिका का उत्सव करते हैं तो राक्षस और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो दूर हो जाते हैं।
इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस और उसके 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ स्वयंसेवक और नगर निगम कर्मचारियों की एक टीम साफ सुथरे और प्लास्टिक रहित महाकुंभ के मिशन पर है। स्वयंसेवक भूत प्रेत के वेश में दुकानों में जाते हैं और दुकानदारों से अपने सामान पैक करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की अपील करते हैं। वे खुद दुकानदारों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ स्वयंसेवक और नगर निगम कर्मचारियों की एक टीम साफ सुथरे और प्लास्टिक रहित महाकुंभ के मिशन पर है। स्वयंसेवक भूत प्रेत के वेश में दुकानों में जाते हैं और दुकानदारों से अपने सामान पैक करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की अपील करते हैं। वे दुकानदारों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं। मैं इसलिए जागरूक कर रहा हूँ कि मैं अपना भेष बदल के इस लोगों को जाने और लोग समझे। जो पॉलीथीन है 100 साल पॉलीथीन चलने वाली है। आने वाले समय में हम लोग 60 वर्ष 70 वर्ष नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं पॉलीथीन मुक्त हो जाए, हम लोग कपड़े का थैले का उपयोग करें, पॉलीथीन बंद हो जाए। टीम दुकानदारों से कचरे का सही बंदोबस्त करने की अपील करती है, जैसे गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान का इस्तेमाल और एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को ना कहना। हम सबका उद्देश्य है स्वच्छ महाकुंभ बनाएं और प्लास्टिक फ्री महाकुंभ बनाएं। इस अभियान के तहत हमारी टीम हर दुकान दस्तक अभियान करती है, दुकानदारों को जाकर समझाती है। जिसकी दुकान पे कोई गंदगी पाई जाती है तो वो दुकानदार स्वयं से सफाई करके नगर निगम को सहयोग कर रहा है और इस महाकुंभ में अपनी सहभागिता निभा रहा है। अगले साल जनवरी में शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में कचरा मैनेजमेंट करना अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती होगा। नगर निगम का कहना है कि ये मिशन मेले से पहले, मेले के दौरान और उसके बाद कचरा मैनेजमेंट के लिए सही तरीका तय करने की कोशिश है। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, मथुरा के कुशल मूर्तिकार देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, हनुमान, देवी सरस्वती और कुबेर की मनमोहक मूर्तियों को तैयार करने में जुट गए हैं। इन मूर्तियों की खूबसूरती और बारीकी ने त्योहार की रौनक को और बढ़ा दिया है। मथुरा की ये कला न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और कारीगरी की बेजोड़ मिसाल भी पेश करती है। मूर्तिकारों की मेहनत से सजने वाली ये दिवाली हर किसी के दिल में खुशियों का संचार करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली आने को है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में मथुरा के मूर्तिकार देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ साथ हनुमान, देवी सरस्वती, कुबेर और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने में व्यस्त हैं। साल भर इंतजार करते हैं कब दिवाली आए हमारी और कब हमारी मूर्ति घर से निकले, घरों में पहुँचे। इसलिए हम बहुत इंतजार करते हैं। बहुत खुशी होती है जब हमको 10 दिन का टाइम मिलता है बस घरों में पहुँचाने के लिए। साल भर बनाते हैं और 10 दिन में हमको सेल करनी होती है, इसलिए हमको बहुत खुशी होती है। लक्ष्मी गणेश। अच्छा, कितनी खुशी होती है बनाने में? बहुत। कितना इंतजार रहता है? बहुत जल्दी इंतजार रहता है, जल्दी आए। तो एक दिन मूर्ति कितनी तैयार कर लेते हो? एक दिन में 100 से 150 मूर्ति तैयार हो जाती है। कितनी कॉस्ट आती है? जैसे 5,000 10,000 पीस बनाने होते हैं महीने में। देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा हाथियों, घोड़ों और तरह तरह की चिड़ियों की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। लक्ष्मी गणेश, हाथी, घोड़ा, एक दिन में तो 100 तो बनी जाने। कितने का बिकता है एक यही जाए 8 रुपए का पीस जाए, घर से 8 को जाए, 10 को जाए, 15 को भी जाए। मिट्टी की मूर्तियाँ तैयार करते हैं और बनाने में बड़ी खुशी मिलती है हमको। और ये दीपावली का त्योहार आता है, घर घर में मूर्ति पूजती है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है हमको। कितना इंतजार रहता है दीपावली को? दीपावली का तो कम से कम आज इसमें पूरी साल ही इंतजार रहता है कि हम तो ठाकुर जी से कहते हैं पूरी साल घर घर में दिवाली मनाए, रोज मनाए। यही आपकी रोजी रोटी है, व्यापार है? यही रोजी रोटी है, इसी से हमारा परिवार चलता है। इन मूर्तियों को बनाना लंबा काम है। मूर्तिकार महीनों पहले से कागज, मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस जमा करना शुरू कर देते हैं।
लक्ष्मी गणेश बनाते हैं और जो भी खेल खिलौने जो चलते हैं वो सब बनता है हमारे यहाँ पे A to Z बनता है। मिट्टी पीओपी दोनों बनते हैं। मिट्टी के पीओपी दोनों बनाते हैं? दोनों बनाते हैं, इको फ्रेंडली भी और पीओपी भी। कितना दिन लग जाता है मूर्ति बनने में? मूर्ति बनने में लगभग अब जैसे ये मूर्ति है, जैसे ये मूर्ति है, इसको बना के और पेंट और कंप्लीट होने में, कलर वगैरह होने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है। बनने में तो ये दिवाली के बाद बनेगा, ये तो पहले से बन चुका है ये। अब इसकी दोबारा से ढलाई होगी, वो दिवाली बाद होगी। इसको सूखने में 3 दिन लगते हैं, बनने में 1 दिन बहुत माफ ज्यादा, तैयारी बहुत समय लगता है। अच्छा, मिट्टी के बनाते हैं आजकल? नहीं बनते कहीं, पीओपी बनने सारे। होगी। कितनी कॉस्ट आ जाती है इस जोड़े की बनाने में? बनाने में जोड़े 40 रुपये। और कितने सील करते हैं? 50 रुपये। 50 सील करते हैं। कितने लोग लगते हैं बनाने में? बनाने में 3 बंदे। मूर्तिकार देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को 16 श्रृंगार से सजाते हैं, जबकि भगवान गणेश की मूर्तियां अलग अलग रंगों से रंगी जाती हैं। तैयार मूर्तियों को जोड़ा बनाकर पैक किया जाता है। लोग इन्हें खरीदते हैं और दिवाली पर इनकी पूजा करते हैं। खबर उत्तराखंड में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। संभल में हुई रामजीत की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पिता की बदचलनी से परेशान 2 पुत्रों ने पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या में प्रयुक्त तमंचे समेत हत्यारोपी पुत्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 अक्टूबर की रात को हत्या की सनसनीखेज वारदात जुनावई थाना के गांव करियाखेड़ा में हुई थी, जहां ट्यूबवेल पर सो रहे बुजुर्ग की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि मृतक के 2 पुत्रों ने अपने पिता की हत्या की थी। पिता शराबी, जुआरी और बदचलन था, जिसे लेकर पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी। हत्या में प्रयुक्त तमंचे समेत पुलिस ने दोनों हत्यारोपी पुत्रों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। खुलासा करने वाली टीएम को एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम भी दिया है। संभल के थाना जुनावाई क्षेत्र में 2/3 अक्टूबर की देर रात्रि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना सुबह में वहाँ के गांव के प्रधान द्वारा थाना जुनावाई पर दी गई। उस घटना का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया एवं उसके बाद में उसका अनावरण करने के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन शुरू से ही मुकदमा लिखवाने के लिए भी रेजिस्टेंस था। मुकदमा भी 1.5 दिन बाद में लिखाया गया। उनके परिवार के लोगों को बुलवा के बताया गया कि आप मुकदमा लिखवाएं इसमें। उसके बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया तो पता चला कि मृतक जो है उसका चाल चलन ठीक नहीं था और उसका घर की भी विभिन्न महिलाएं हैं उनके साथ और गांव के भी अन्य कई महिलाएं उनके साथ उसके अवैध संबंध थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के उसके 3 बेटे थे। उनमें से 2 बेटों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी। वे जहाँ भी जाते थे उनको किसी प्रकार का लांछन या स्त्री लगता था, ऐसा इनके बेटों द्वारा बताया गया। और अब खबर झांसी से है, जहां खजुराहो से उदयपुर जा रही इंटरसिटी में मऊरानीपुर के पास अचानक एक कोच के भीतर से धुआं उठने लगा। रेल कर्मचारी द्वारा हुए आग पर काबू पाया गया। करीब 1 घंटा देरी से गाड़ी झांसी पहुंची। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंटरसिटी से आ रहे थे मऊरानीपुर में। अरे एसी गाड़ी है ना, उसमें आग लगी मऊरानीपुर में। फिर उसमें लोग आए, आग बुझाई, उसके बाद डिब्बा बंद। देखिए, मऊरानीपुर स्टेशन जो मास्टर होता है उसने डिटेक्ट किया कि M2 कोच के थोड़ा सा स्मोक हो रहा है। तुरंत ही हमने जो फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा उन पर उसको खत्म किया गया स्मोक को, और उसके बाद जो एहतियात के तौर पर जो भी किया जा सकता है वो किया गया। यात्रियों में कोई किसी भी प्रकार की किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और उसके बाद ट्रेन डिपार्ट हो गई, झांसी आई। झांसी में भी हमने यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे द्वारा जो संरक्षा का पालन किया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ भी उस कोच को एग्जामिन किया गया और उसके बाद यात्रियों की सुविधा के लिए एक दूसरा कोच अटैच किया गया और उस कोच को पैक कर दिया गया। उसकी जाँच, घटना के कारणों की जांच की जाएगी।
यूपी के हमीरपुर जिले में कंपोजिट विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं के लिए आई सरकारी किताबों को कबाड़ी को बुलाकर कबाड़ के भाव बेच दिया है, जिसके फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। साथ ही सहायक अध्यापक ने मामले की शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से की थी, जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी सुमेरपुर को सौंपी थी, जिसमें जांच के दौरान प्रधानाध्यापिका को दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। बदनपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें संबंधित जो हेडमास्टर है वो किताबों को बेचती हुई पाई गई थी वीडियो में। उसकी जांच कराई गई थी खंड शिक्षा अधिकारी सुमेरपुर द्वारा, जिसमें प्रथम दृष्टया वो दोषी पाए गए। संबंधित प्रधानाध्यापिका का निलंबन कर दिया गया है, उन्हें प्राथमिक विद्यालय पोथिया में संबद्ध कर दिया गया है और प्रकरण की जाँच खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को सौंपी गई है। जाँच आख्या प्राप्त होने के बाद अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां की फूलपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि फूलपुर से भाजपा की पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के सुपुत्र हैं दीपक पटेल। वहीं 2012 विधानसभा चुनाव में करछना से बसपा के विधायक भी रह चुके हैं दीपक पटेल। बीजेपी ने फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए दीपक पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें, दीपक पटेल के नामांकन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल, पूर्व फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जिस प्रकार से आज नामांकन के समर्थन में इतने कम समय के अंतराल में जनसैलाब उमड़ा है, वह यह बता रहा है कि फूलपुर में कमल का फूल जैसे 2017 में खिला, 19 में खिला, 14 से मैं जोड़ लूँ, 2014 में खिला, 17 में खिला, 19 में खिला, 22 में खिला, 24 में खिला, वैसे ही फूलपुर विधानसभा में 2024 के उपचुनाव में भी खिलेगा। हम प्रदेश की सभी 9 सीटें। सपा भी तमाम दावे कर रही है। सपा तो दावे हरदम करती है, लेकिन उनके दावे की दवा हो गई। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का